हाय गाइस। सो अब तक हमने जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया, फिर हमने सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट किया। अब जो नया चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। सो इसमें हम लोग किस तरह से केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और किस तरह से हम करंट पास करके कुछ ऐसे रिएक्शंस करवा सकते हैं जो जनरली होते नहीं हैं, उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ़िलहाल के लिए, राइट, हम आगे चल के इसका उल्टा भी देखेंगे, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मूवमेंट ऑफ आयंस, और वही चीज़ जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान भी होती है। उसे जब आप प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको आप हार्नेस कर सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है यूज़ होता है। ओके। सो अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी रेडॉक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर दोनों होते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस लीड टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है और उससे जुड़ी जो एनर्जी है उसे हम यूटिलाइज करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। बट आई बिलीव इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो जनरली जो डेफिनेशन थी स्टार्टिंग की वो ऐसे थी कि अगर कोई चीज़ रिएक्ट करती है और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर वो चीज़ अगर हाइड्रोजन लूज़ करती है तब भी हम मानते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हाइड्रोजन गेन करती है तो हम बोलते हैं उसका रिडक्शन होता है। जैसे आपने इथीन लिया, CH2 और उसका हाइड्रोजन से आपने रिएक्शन करवाया और आपको अल्केन मिला, तो उसे हम बोलेंगे कि वो रिडक्शन हुआ। या फिर अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन लूज़ करती है तब भी हम उसे बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ। पर ये जो डेफिनेशन है ये हर जगह पर सही नहीं बैठती। जैसे कि ऑक्सीजन अगर और फ्लोरीन अगर रिएक्ट करें और ये कंपाउंड बने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोरीन ने ऑक्सीजन गेन किया। तो अगर फ्लोरीन ने ऑक्सीजन गेन किया तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, फ्लोरीन का रिडक्शन होता है, बिकॉज फ्लोरीन को आप ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते। ऑक्सीडेशन जो है उसका मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, पर फ्लोरीन एलिमेंट्स में सबसे बड़ा भिखारी है। ठीक है। वो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ऑक्सीजन भी नहीं। ठीक है। इसी वजह से इवन जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी कंबाइन होते हैं तो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन का नहीं। इसलिए इवन इन दिस केस फ्लोरीन का रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो सबसे सही डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तब आपका ऑक्सीडेशन होता है और जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब आपका रिडक्शन होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ओके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Na ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करता है और Na प्लस में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके Cl माइनस बनाता है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए Zn जो है आपने CuSO4 सोल्यूशन में डाला है, तो जैसे ही Zn Cu+2 के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होता है। और Cu+2 के जो आयंस होते हैं वो जिंक द्वारा रिलीज़ किए हुए तो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उनके साथ कंबाइन होते हैं, और Cu+2 से कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक जो है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर यहाँ से +2 में 0 में गया, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो ये एक दूसरा तरीका है पहचानने का कि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो सीधी सी बात है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन एक चीज़ समझने वाले हैं, एक सेटअप समझने वाले हैं। वो है दुनिया का पहला सेल जो कि लुइगी गैल्वेनी और एलिसेंड्रो वोल्टा ने बनाया था अलग अलग टाइम पे। जो है गैल्वेनी जो थे उन्होंने जो है एनिमल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और इसीलिए उसे नाम दिया था एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। और फिर वोल्टा ने बताया कि बिना बायोलॉजी के, बिना जानवरों के भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं कंप्लीट केमिस्ट्री की मदद से। तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सेल्स इन द वर्ल्ड जिसको हम समझने वाले हैं। पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक
जिसका मतलब होता है हाफ सेल। तो हाफ सेल क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल को उसी के आयन में डीप करके रखें, डुबा के रखें, तो वो हाफ सेल बन जाता है। जैसे जिंक को डुबा के रखा Zn+2 में, तो जिंक का हाफ सेल हो गया। कॉपर को डुबा के रखा कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर के आयन के सॉल्यूशन में, तो कॉपर का हाफ सेल हो गया। उसी तरह से बेरियम को अगर आप डुबा के रखते हैं बेरियम के आयन में, तो बेरियम का हाफ सेल हो गया। यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब आप उसी के एक आयन के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसे हाफ सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है 2 हाफ सेल लिए हैं। ये वाला जो हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये वाला जो हाफ सेल है वो रिडक्शन हाफ सेल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और 2 हाफ सेल जो है वो मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस सेटअप में क्या लिया है, ये बेसिकली आपका वोल्टाइक सेल। हमने क्या लिया है, हमने जो 2 बीकर लिए हैं, इस बीकर के अंदर जिंक की रॉड डुबा के रखी है और इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर के रखा है। दूसरे बीकर में कॉपर रॉड है और अंदर जो सॉल्यूशन रखा है वो कॉपर सल्फेट का है। और दोनों ही रॉड्स को, इलेक्ट्रोड्स को हमने जो है वायर से कनेक्ट कर दिया है, और गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम देख सकें करंट पास हो रहा है कि नहीं। जैसे करंट पास होता है ऑब्वियसली आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। ये वाला हिस्सा है जो है वो एनोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला हिस्सा जो है कैथोड है जहाँ पे रिडक्शन होगा। ये बात आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखिए जैसे ही आप वायर कनेक्ट करते हैं क्या होता है, जिंक की जो रॉड है उसमें से जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चालू होता है, बिकॉज ये जो रॉड है वो पूरी तरह से जिंक की बनी हुई है। तो यहाँ इस रॉड का जो प्योर जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है और Zn+2 में कन्वर्ट होता है। अब Zn+2 में कब कन्वर्ट होगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ किए होंगे। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ करता है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू घूम कर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में आते हैं तो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम के बिना बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वो अगर रिलीज़ हुए, वो अगर फ्री हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे किसी एटम में जाने के लिए, खास करके ऐसा एटम जहाँ पर जगह होती है, जहाँ पे वैकेंसी होती है। तो ऑलरेडी कॉपर है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है, तो ये जिंक के इलेक्ट्रॉन तुरंत कॉपर में चले जाएंगे। और कॉपर जो है इस सॉल्यूशन में, बिकॉज यहाँ पे CuSO4 है तो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के आयन होंगे 1 मोलर, और 1 मोलर SO4-2 के आयन होंगे। तो ये जो कॉपर के आयन है वो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और इस दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ये जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकल कर कॉपर की तरफ गए, इस मूवमेंट के दौरान आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, बट क्या होता है, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, बिकॉज यहाँ पे जो रॉड है जिंक की वो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रही है, लगातार बहुत सारे जिंक के आयंस बन रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। और इस हिस्से में जो है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 टाइप के आयन थे, Cu+2 और SO4-2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इस पार्ट में जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है Cu+2 वो कम हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ऑब्वियसली जो रिलेटिव प्रोपोर्शन में नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये बीकर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होने लगता है और ये वाला बीकर पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है। क्यों ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जिंक के आयन एड्स हो रहे हैं। क्यों नेगेटिवली चार्ज जो है होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब चार्ज बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वापस से हमको सेल को शुरू करना है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को शुरू करना है, तो इन दोनों ही सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उस दौरान जो है सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा एक सॉल्ट होता है जिसके अंदर उसके दोनों आयंस की, उसके कैटायन की और उसके एनायन की स्पीड सेम होती है, आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। तो क्योंकि ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है तो Cl- सारा ट्यूब में से निकल कर यहाँ पे आएगा, और क्योंकि ये हिस्सा जो है नेगेटिवली चार्ज है, सारा NH4+ यहाँ पे निकल कर ट्यूब में से निकल कर इसके अंदर आएगा। और धीरे धीरे दोनों ही सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वापस से जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो बेसिकली गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है होता है, वोल्टेइक सेल के अंदर होता है। इस तरह के जो है सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर ऑब्वियसली आपको फ्लक्चुएशन दिखाएगा और करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होती है, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे जो रॉड है ये वाली जिंक की वो छोटी होती जाएगी, बिकॉज यहाँ से जो जिंक है वो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्यों ऐसा हुआ कि जिंक ही ऑक्सीडाइज हुआ
और उसके इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए। इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ कि कॉपर की रॉड ऑक्सीडाइज हुई, Cu+2 में कन्वर्ट हुई और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर जिंक वाले सॉल्यूशन में आए और Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Zn में कन्वर्ट हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे आपने कॉपर की जगह पे सोडियम अगर यूज़ किया होता या फिर आपने कोई दूसरा जो है बेहतर मेटल यूज़ किया होता, ठीक है, तो डेफिनेटली उल्टा होता। उल्टा आपको देखने को मिलता कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर जिंक की तरफ आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, उनके उनके उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, कोई पैटर्न है। तो ऑब्वियसली है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बट मैं ऑब्जर्वेशन आपके लिए समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि पहले तो आप जिंक रॉड लेते हैं, उसको ZnSO4 में डीप करते हैं, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्लीट सेल मिलता है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होती है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और Zn+2 बनता है। जो भी Zn+2 बनता है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है। फिर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिंक के, वो वायर के थ्रू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाते हैं और इस दौरान इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से आपको गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएशन शो करता है। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिंक के, वो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाते हैं तो कॉपर की जो आयंस है Cu+2 फॉर्म है, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करते हैं, कॉपर रिड्यूस होता है और Cu में कन्वर्ट होता है और CuSO4 वाला सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होने लगता है और ZnSO4 वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है। बिकॉज ZnSO4 वाले सॉल्यूशन में लगातार Zn+2 आयंस ऐड हो रहे हैं और कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में लगातार कॉपर के +2 आयंस जो हैं वो कम हो रहे हैं। और जैसे ही दोनों ही सॉल्यूशन में चार्ज बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है और वापस से दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि एनोड पे आपने जिंक लिया था, वो ऑक्सीडाइज हुआ, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके। कैथोड पे जो कॉपर का आयन मौजूद था सॉल्यूशन में, उसने जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो अगर आप समराइज़ करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और फाइनल रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं, Zn+Cu+2 गिव्स Zn+2+Cu। ओके, बट जैसा मैंने बताया कि ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न है, क्यों इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कॉपर में गए और कॉपर से निकल के जिंक में नहीं आए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन किसी के सगे नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स जो है सिर्फ अपना सोचते हैं, वो सिर्फ स्टेबल होना चाहते हैं और वो स्टेबल तभी हो सकते हैं अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। और पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन है अट्रैक्शन से। जहाँ पे उन्हें ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जहाँ पे उन्हें कम अट्रैक्शन मिलता है वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और वो अनस्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसी जगह से मूव करेंगे जहाँ पे उनको कम अट्रैक्शन मिल रहा है और ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहाँ पे उनको अट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो हम समराइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कहें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसी जगह से मूव करेंगे जहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है। तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा रिलेशन अट्रैक्शन के साथ है कि जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर में जब जाते हैं तो उनको जिंक से ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। अट्रैक्शन से उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल होते हैं। पर कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स पहले से जिंक के मुकाबले स्टेबल हैं तो वो जिंक में क्यों जाएंगे? बिकॉज अगर वो जिंक में जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से अट्रैक्शन के भूखे होते हैं। जैसे हमें अटेंशन चाहिए होती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को भी अटेंशन चाहिए होती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है और ये एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे ऐसे मेटल में जिसमें उनको ज़्यादा कम अट्रैक्शन मिल रहा है टूवर्ड्स ऐसा एटम जिसमें उनको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर में जाते हैं पर कॉपर के इलेक्ट्रॉन जिंक में नहीं आते। राइट, इसी तरह से आप देखेंगे कि हमेशा नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल कर नॉन मेटल में जाएंगे, पर नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी निकल कर मेटल में नहीं आते। ठीक है, दिस इज समथिंग यू विल सी क्लियरली आगे के एग्जांपल्स में। ठीक है, आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ थी वो समझ में आई और ऑब्वियसली आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।